हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो में आगे के जो टॉपिक रह गए थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, उसको मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो हम एग्जाम्पल को देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस का। पहला एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस का, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को हाथ से बनाने की जगह पे इसको वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस से बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है वो ईजी कर देता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब होता है कि कीबोर्ड से टाइप करना, डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है उसकी गलतियों को ठीक करना, अपने वर्ड्स को डिलीट करना और उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करना, सेंटेंस या पैराग्राफ को जोड़ना, और कुछ पैराग्राफ है और कोई सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का मतलब होता है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग में टाइप किए गए टेक्स्ट में आसानी से चेंजेस किया जा सकता है, शब्द और वाक्य में सरलता से ऐड किए जा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और चेंजेस भी किए जा सकते हैं। पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सकता है। मार्जिन और पेज की लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है, ठीक है। और स्पेलिंग की जांच और एरर का निदान कैसे किया जा सकता है? स्पेल चेक सुविधा से की जा सकती है। स्पेलिंग की जांच और त्रुटियों का निदान स्पेल चेक की हेल्प से की जा सकती है। बहुत से डॉक्यूमेंट को एक साथ किया जा सकता है, बहुत से अगर डॉक्यूमेंट है उसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। मेल मर्ज सुविधा की हेल्प से एक ही पत्र को अलग अलग नामों से और पतों से भी प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस होता है। तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस का। सेकेंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेजेस। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेजेस जो है ये सॉफ्टवेयर टूल होता है, ना कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस होता है। जो कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेजेस एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि रोज और कॉलम्स में डेटा को दिखाती है। पंक्ति में और कॉलम्स में, कॉलम्स जो बनाई जाती है उसमें डेटा को दिखाती है। एक स्प्रेडशीट में डेटा की वस्तुओं को रखने वाले जो ब्लैंक जगह होते हैं, रिक्त स्थान होता है, उसको सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जा सकता है। हर एक सेल को इसके प्लेसमेंट के अनुसार लेबल किया जाता है, जैसे कि A1, A2, A3 एक्सेट्रा, ठीक है। एक स्प्रेडशीट न्यूमेरिकल डेटा और शॉर्ट स्ट्रिंग्स रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो स्प्रेडशीट है वो न्यूमेरिकल डेटा यानी संख्यात्मक जो डेटा होते हैं न्यूमेरिकल नंबर में होते हैं, और जो शॉर्ट स्ट्रिंग्स होते हैं उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होने वाले स्प्रेडशीट बहुत ही बड़ी होती है। इसमें 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं? 10,48,576 पंक्तियां होती हैं और 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है, स्तंभ होते हैं। स्प्रेडशीट जल्द संख्यात्मक न्यूमेरिकल गणना करने में हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन करने, वार्षिक या मासिक डेटा को संग्रहित करने, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए और टैक्स वर्कशीट तैयार करने के लिए उपयोग होता है। किस लिए उपयोग होता है? संख्यात्मक गणना करने के लिए, वार्षिक या मासिक आंकड़े संग्रहित करने के लिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए और टैक्स वर्कशीट तैयार करने के लिए स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन XLS है। क्या है? XLS है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल हैं लोटस फर्स्ट 2 और 3, ठीक है, क्वाडप्रो, VPP, MS एक्सेल एक्सेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल हैं। लोटस 1, 2, 3, क्वाडप्रो और VPP, MS एक्सेल, ठीक है। ये तो बात हुई सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेजेस का। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, जैसा कि हम जानते हैं। कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता है। इसके लिए प्रोग्राम विशेष तरह की भाषाओं में लिखे जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो मशीन है, वो हमारी बोलचाल की भाषा को समझता नहीं है, इसीलिए इसको मतलब एक डिफरेंट तरीके का, विशेष तरीके के भाषा लिखे जाते हैं इनमें। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसी जो कंप्यूटर जिन भाषाओं को समझती है उन भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कराए जाने वाले अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया है। इस समय लगभग 2500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद हैं। कितने? 2500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद है कंप्यूटर के, जैसे कि पास्कल है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई तरह के शब्दों का सेट होता है और कुछ सिंबल होते हैं जैसे कि @ परसेंटेज, $, इनका उपयोग किया जाता है। इन शब्दों और सिंबल का उपयोग करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिसको कि एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर हमें आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सारे प्रोग्रामों को लेकर के कंप्यूटर हमें आउटपुट्स देते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है कंप्यूटर लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का बेसिक लैंग्वेज होता है, जिसे कि कंप्यूटर सीधे सीधे समझ जाती है। इसके लिए कोई भी अनुवादक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये केवल 0 और 1 2 अंकों के यूज़ से बनती है, यानी कि ये बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ये एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर सीधे सीधे समझ जाती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को मशीन इंस्ट्रक्शन या कई सारे सिंबल्स के रूप में याद रखना पड़ता है। इसमें गलती होने की संभावना भी ज़्यादा होती है मशीन लैंग्वेज में, और ये अत्यधिक समय लगने वाला काम होता है। एक कंप्यूटर इसके काम के लिए बाइनरी डिजिट्स का ही प्रयोग करता है। कंप्यूटर इसके काम के लिए बाइनरी डिजिट्स का ही यूज़ करता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड होती है। तो ये तो बात हुई मशीनरी लैंग्वेज के बारे में। तो मशीनरी लैंग्वेज से कुछ प्रॉफिट भी होता है और उसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। तो बात करेंगे हम एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर तेज और कुशलता से यूज़ करता है। इसके लिए कोड का अनुवाद करने के लिए कोई भी अनुवादक की ज़रूरत नहीं होती है। ये कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है। मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखने से कुछ नुकसान भी होता है। क्या क्या नुकसान होते हैं? पहला तो मशीन के ऊपर निर्भरता, यानी मशीन डिपेंडेंट। हर एक कंप्यूटर को काम करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर का इंटरनल डिज़ाइन अलग होता है। मशीन लैंग्वेज भी एक तरह के कंप्यूटर से दूसरे से अलग होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक ही काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। मतलब कि मशीन लैंग्वेज मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये तो नुकसान है। दूसरा नुकसान और लिमिटेशन है, प्रोग्राम करने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है। मशीन लैंग्वेज आसानी से कंप्यूटर द्वारा यूज़ की जाती है, लेकिन इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो मशीन के इंस्ट्रक्शन के सेट में स्थित कमांड्स के लिए बहुत सारे मशीन कोड नंबरों को रेफरेंस कार्ड की हेल्प से याद रखें। क्या ज़रूरी हो जाता है? मशीन के इंस्ट्रक्शन के सेट में जो कमांड्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे मशीन कोड नंबरों को रेफरेंस कार्ड की हेल्प से याद रखें। एक प्रोग्रामर को डेटा और इंस्ट्रक्शन के स्टोरेज लोकेशंस का भी पूरा हिसाब किताब रखने के साथ साथ हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। तो ये है 2 नुकसान और लिमिटेशन मशीनी लैंग्वेज का। अब दूसरी श्रेणी है असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज में ये जो मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है उसको दूर करने के लिए एक अन्य असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया गया है। ये लैंग्वेज पूरी तरीके से मशीन पर आधारित होती है।
इसे निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस को। ठीक है, इस लैंग्वेज में अक्षर और अंकों से बना न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि न्यूमोनिक कोड में जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी, इन सारे न्यूमोनिक कोड का यूज़ करते हैं। अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेजेस में न्यूमोनिक कोड को अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेजेस में न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। प्रयोग से पहले उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज की जाती है। असेंबली लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। जैसे जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज बोलचाल की भाषा के करीब होती है। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा इजी होता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम में गलतियां खोजना और उन्हें ठीक करना मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा आसान होता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम कम मेमोरी और कंप्यूटेशन टाइम लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक सीपीयू के प्रोसेसिंग पावर की कम ज़रूरत होती है, जिससे ये अधिक तेज चल सकते हैं। निमोनिक्स कोड का यूज़ असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। एक निमोनिक कोड का मतलब है मेमोरी ऐड, जो कि एक नाम या सिंबल है। इसे किसी कोड या फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये शब्द पूरे ना होकर के कमांड की शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन के लिए ट्रेन, जंप के लिए JMP एक्सेट्रा। ये सारे शॉर्ट कमांड, ये पूरे शब्द नहीं होते हैं, ये कमांड की शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के नुकसान की बात करेंगे हम, यानी डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम। तो अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर डिपेंड करता है। इस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम मशीन के ऊपर डिपेंड होते हैं। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा समय लगता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है और डिबगिंग में बहुत ही कम समय लगता है। एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्रोग्रामर को उस कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसे वो इस्तेमाल कर रहा हो। एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते समय हर एक काम के लिए एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जिससे इस लैंग्वेज के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो ये तो डिसएडवांटेज था असेंबली लैंग्वेजेस का। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होता है। ये बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त लैंग्वेज के काफ़ी करीब होता है। इस लैंग्वेज का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जा सकता है। तो प्रयोग से पहले इस लैंग्वेज को किसी अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा अनुवादित किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर या ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, कोमाल, ठीक है, और प्रोलॉग, पास्कल, जावा एक्सेट्रा, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इस लैंग्वेज में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। ये लैंग्वेज सीखने में आसान है और प्रोग्राम लिखना और पढ़ना सरल होता है। इसमें त्रुटियां भी कम होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने कंप्यूटर के पूरे आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी होना ज़रूरी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर को उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर के पूरे आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी होना ज़रूरी नहीं होता है। मशीन इंडिपेंडेंस, मशीन से स्वतंत्रता।
हाई लेवल लैंग्वेज मशीन से स्वतंत्र होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कई अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स पर बहुत ही कम या फिर बिना किसी बदलाव के चलाया जा सकता है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के चलाया जा सकता है। पोर्टेबिलिटी, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर से इंडिपेंडेंट होता है। वही प्रोग्राम दो भिन्न कंप्यूटर पर चल सकता है, यानी दो अलग अलग कंप्यूटर पर रन कर सकता है, जिससे उसी लैंग्वेज का कंपाइलर हो, क्योंकि कंपाइलर मशीन पर निर्भर होता है, भाषा पर निर्भर नहीं होता है। डाटा या सूचना का रिप्रेजेंटेशन, यानी हम आगे बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। सूचना किसको बोलते हैं? डेटा का उपयोगिता के आधार के लिए किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद जो प्राप्त तथ्य होते हैं उनको सूचना बोलते हैं। जो प्राप्त जानकारियाँ होती हैं उनको सूचना बोलते हैं। तो इस तरह से डेटा अव्यवस्थित तथ्य हैं, जबकि सूचना व्यवस्थित डेटा है जो कि प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ये बाइनरी भाषा होती है 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। यूजर्स कंप्यूटर को जो भी डेटा इनपुट के रूप में देता है या जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वो अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। तो सामान्य इस्तेमाल में डेटा और सूचना दोनों को एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे कि C++, जावा और भी सभी में डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जैसे कि C++, जावा, ये सभी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाने के लिए कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है। ये मेमोरी हम डेटा टाइप की हेल्प से भी पा लेते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप को मेमोरी में जगह मिलती है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके दे सकते हैं, जिसमें आपको टाइप, रेंज और ये बाइट्स में है, ये रिप्रेजेंट है, किस तरीके से करते हैं कैरेक्टर्स। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। इंट, चार, फ्लॉट, डबल, स्ट्रिंग, ये सभी प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। डेटा को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ाबेटिनमेरिक, यानी वर्णात्मक। तो ये 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की संख्याओं को संख्यात्मक डेटा कहते हैं। केवल अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं A to Z, या कैपिटल हो या स्मॉल हो, और जो ब्लैंक जगह होते हैं उसमें बने डेटा को अक्षरात्मक डेटा कहते हैं। ठीक है। जो न्यूमेरिक में होता है, नंबरिंग में होता है, उसको न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। जो अल्फ़ाबेट में होता है उसको अल्फ़ाबेटिक डेटा बोलते हैं, और जो खाली जगहों पे होता है उसको अक्षरात्मक डेटा कहते हैं। अक्षरों, अंकों और अन्य सभी प्रकार के सिंबल्स यानी चिन्ह के प्रयोग से बनी डेटा को वर्णात्मक डेटा कहते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी डेटा को स्टोर करना। कैसे डेटा को स्टोर करते हैं? एक स्टोरेज माध्यम एक भौतिक सामग्री है जो कि जानकारी रखती है। नई बनाई गई जानकारी को वितरित किया जाता है। इसे 4 स्टोरेज मीडिया, प्रिंट, फिल्म, चुंबकीय और ऑप्टिकल में संग्रहित किया जा सकता है। और सूचना प्रवाह टेलीफोन से, रेडियो, टीवी से और इंटरनेट के साथ साथ इसे सीधे देखा जा सकता है। डेटा को फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या CD-ROM में स्टोर किया जाता है। अधिक वॉल्यूम डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय स्टोरेज माध्यम होते हैं। टेप एक प्लास्टिक रिबन होता है जो कि आमतौर पर 1/2 इंच मतलब आधा इंच चौड़ा होता है और एक तरफ से आयरन ऑक्साइड मटेरियल से कोडेड होता है। ठीक है। टेप जो है वो प्लास्टिक रिबन होता है जो कि आधा इंच चौड़ा होता है और एक तरफ उसका आयरन ऑक्साइड मटेरियल से कोडेड होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और CD-ROM में डेटा सीधे एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में डेटा को एक्सेस करना अपेक्षाकृत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और CD-ROM से धीमा होता है।
फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी रोम में डेटा जो है वो सीधे एक्सेस किया जाता है, और मैग्नेटिक टेप में डेटा को एक्सेस करना फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क और सीडी रोम से धीरे होता है, धीरे चलता है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है ये सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। ये दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, स्टोरेज क्षमता होती है, विश्वसनीय होता है और तीव्र गति प्रदान करता है। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कि सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जो हम स्टोर किए हुए हैं वो खत्म नहीं होती है। ये डिस्क एक बॉक्स के अंदर रीड और राइट हेड यानी रीड एंड राइट हेड के साथ सील रहता है, तो ये वातावरण और खरोच से भी सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डेटा को किसी भी सेक्टर के किसी भी ट्रक पर सीधे पढ़ा और लिखा जा सकता है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है और उसे मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में अक्सर इसे सी ड्राइव नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सी ड्राइव नाम दिया जाता है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है और उसे मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है, और हार्ड डिस्क में अक्सर इसे सी ड्राइव नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम या फिर डेटा इंटेलर रहता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क 10 गीगाबाइट, 20 GB, 40 GB और 80 GB एक्सेट्रा इनकी कैपेसिटी में उपलब्ध होती है। 10 GB में भी, 20 GB में भी होती है, 40 GB में, 80 GB में होती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे कि फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में भी डिवाइड किया जाता है, जिसे कि फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है, इस तरीके का होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये स्पिंडल होता है इसका, ये जो बना होता है ये मैग्नेटिक प्लेटर होता है। ठीक है, ये एक्चुएटर होता है, ये पीसीबी है। ठीक है, एक्चुएटर आर्म होता है, ये इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार का होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और इसके साथ साथ रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए भी स्पेस प्रदान करती है। एक कंप्यूटर में सूचना को 0s और 1s की स्ट्रिंग्स के रूप में स्टोर किया जाता है। 0 और 1 दो सिंबल्स हैं जो कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स की बाइनरी स्टेट्स को दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या फिर बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स या फिर बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, 0 और 1। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का रूप होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी ड्राइव में डाल करके स्टोर की गई सूचना होता है, जो कि हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम डाले जाने पर इसकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल देता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सीडी जो कि पहले यूज़ की जाती थी। ये 40 साल से ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ होती है सीडी की। सीडी का डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर, जो कि 80 मिनट का डेटा रखता है। ये ग्राफिक्स पार्ट और ऑडियो के कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। सीडी रोम 40 साल से अधिक की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। ऑप्टिकल डिस्क दो तरह की होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी रोम्स, वॉर्म यानी राइट वंस, रीड मैनी डिस्क। सीडी रोम्स एक्सेस डेटा रिट्रीवल प्रदान करते हैं। इसमें बड़ी सूचनाएं और डॉक्यूमेंट्स आसानी से सर्च और रिट्रीव किए जा सकते हैं। सीडी के बाद बात करेंगे हम डीवीडी के बारे में। डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये दो फुल फॉर्म दिए जा सकते हैं, ये दोनों ही राइट फुल फॉर्म है। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका ये संक्षिप्त रूप है। तो डीवीडी जो है 1995 में फिलिप्स और सोनी द्वारा निकाली गई थी। ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के सीडी रोम्स की तरह होता है डीवीडी। इसमें जो पूरी लंबाई होती है वो फिल्म और न्यूनतम 4.7 गीगाबाइट डेटा को संग्रहित किया जाता है। डीवीडी में पूर्ण लंबाई की फिल्म, पूरी फिल्म और कम से कम 4.7 GB डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डीवीडी फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है।
ये एक तरफा यानी सिंगल साइडेड या फिर दो तरफा डबल साइडेड होता है और हर तरफ से एक या दो परत में डेटा संग्रह कर सकता है। डबल साइडेड परत वाले डीवीडी में 17 GB वीडियो, ऑडियो या फिर अन्य जानकारियों को संग्रह किया जाता है। आगे बात करेंगे पेन ड्राइव के बारे में। तो पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव या USB ड्राइव भी कहा जाता है। ये अंगूठे के आकार की छोटी पोर्टेबल डिवाइस होती है और आसानी से संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण और संग्रहण करने के लिए उपयोग होता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध होती है। पेन ड्राइव इसे PC के USB पोर्ट में लगा कर के उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव का मुख्य कंपोनेंट फ्लैश मेमोरी होने के कारण इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव एक खास मेमोरी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास ना होने की स्थिति में भी डेटा को रोके रखती है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुतायत किया जाता है। पेन ड्राइव EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। पेन ड्राइव ये है, पेन ड्राइव ये अंगूठे के आकार का होता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डिजिटल फाइल को स्टोर और ट्रांसफ़र करने में एक तेज और आसान तरीका प्रदान करता है। ये पतले आकार का छोटा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है जिसका कि प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल कैमरा, PDA, पॉम-टॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा में किया जाता है। मेमोरी कार्ड का उपयोग, इसे मल्टीमीडिया कार्ड यानी MMC भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित रहता है। तो ये है चिप यानी मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी कई तरह के होते हैं जिन्हें कि हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला है स्मार्ट मीडिया कार्ड, यानी स्मार्ट मीडिया कार्ड की खोज ओलिम्पस और फ्यूजी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही कॉमन स्टोरेज मीडिया है। ये है स्मार्ट मीडिया कार्ड जो कि मेमोरी कार्ड का एक एग्जाम्पल है। सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी SD कार्ड का उपयोग डिजिटल कैमरा या फिर DSLR कैमरा में किया जाता है। SD कार्ड में एक अतिरिक्त लॉकिंग स्विच होता है जो कि कार्ड से डेटा को MMC लिखने पढ़ने या फिर डिलीट करने से बचाता है। एक SD कार्ड डिवाइस को पढ़ और लिख सकती है, लेकिन SD कार्ड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट क्षमता होती है जो कि MMC में उपलब्ध नहीं होती है। SD कार्ड दो तरह की होती है, माइक्रो SD मेमोरी कार्ड। माइक्रो मेमोरी SD कार्ड जो है ये उपकरण में कार्यानुसार जोड़ करके कार्य पूरी तरीके से होने पर निकाला जा सकने वाला फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। इसका यूज़ मोबाइल फ़ोन के साथ साथ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, GPS डिवाइस सब में किया जाता है। माइक्रो SD कार्ड सेलुलर फ़ोन्स और छोटी छोटी मोबाइल डिवाइसेस में भी यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रो SD फॉर्मेट SD कार्ड की साइज़ का करीब 1/4 होती है जो कि 15 mm से लेकर के 0.7 mm तक होता है। तो ये है माइक्रो SD कार्ड स्टैंडर्ड्स का। और दूसरा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसी होती है और ये कंप्यूटर पर बाहरी USB पोर्ट द्वारा लगाई जाती है, लेकिन ये USB कनेक्ट की वजह से पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव आंतरिक हार्ड डिस्क ड्राइव से धीरे काम करती है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जैसे कि USB या फायरवायर इसके यूज़ में बैकअप के लिए होता है। मार्केट में उपलब्ध पोर्टेबल साइज़ 320 GB, 500 GB, 1 TB और 5 TB आधुनिक है। ये है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण सूचना को बैकअप या फिर स्टोर करने में हेल्प करता है जो कि मुख्य आंतरिक हार्ड ड्राइव से अलग रखी जाती है। म्यूज़िक फाइल्स, DVD, मूवीज़, इमेज और मुख्य आंतरिक हार्ड ड्राइव के कनेक्ट्स का बैकअप जैसे कि सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षात्मक तरीके से और सावधानीपूर्वक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में रखे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो डेटा ऐसे तथ्यों का समूह होता है जिससे कि संख्या, अक्षर या शब्द द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन संसाधित डेटा को कहा जाता है जो कि सूचना प्राप्त करने वालों के लिए उपयोगित होता है। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तांतरित यानी
मैनुअल मेथड विधि से होता है। किसके द्वारा होता है? डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित से, जिसे कि डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। कभी कभी डेटा को कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहा जाता है, जिसे कि प्रोसेस करने पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा को सूचना यानी इंफॉर्मेशन में चेंज करने की प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। डेटा प्रोसेसिंग के 5 चरण होते हैं। पहला डेटा को एकत्रित करना, दूसरा डेटा को तैयार करना, तीसरा डेटा को इनपुट करना, चौथा डेटा की प्रोसेसिंग और पांचवा सूचना यानी इंफॉर्मेशन का आउटपुट। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के बेसिक काम क्या है, यानी बेसिक टास्क इन बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा रॉ फैक्ट्स का मैनिपुलेशन करना ही बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी में कई प्रकार के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस एक कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं और एक साथ मिल करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मेन उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि जटिल काम, प्रोसेसिंग जैसे जटिल काम को तेजी से करना होता है। ईडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोसेसिंग जैसे जटिल कामों को तेजी से करना होता है। ईडीपी स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक जल्दी से ही सारांश दस्तावेज यानी चलाना, रिपोर्ट, बयान ये सारे उत्पन्न करने की अनुमति देता है। कभी कभी डेटा प्रोसेसिंग काम का एक भाग मैनुअल तरीकों के प्रयोग से किया जाता है, जिससे उसके बाद वाला भाग और अधिक तेजी से और सही होता है जब ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है। किसी बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला इनपुट साइकिल, दूसरा प्रोसेसिंग साइकिल और तीसरा आउटपुट साइकिल। इनपुट से प्रोसेसिंग करने के बाद फिर हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें क्या जो भी उससे उपलब्ध होते हैं वो आउटपुट्स मिलते हैं। तो एक बेसिक डेटा प्रोसेसिंग का ब्लॉक डायग्राम है ये, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट साइकिल, सबसे पहले हम इनपुट साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो ये इस चरण में डेटा को किसी भी सुविधाजनक रूप में एक प्रोसेसिंग मशीन में एंट्री करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी स्टोरेज माध्यम पर तैयार किए जाते हैं। जैसे कि किसी विद्यार्थी की मार्कशीट की मैनुअली तैयार करने के लिए हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि टेबल के रूप में पढ़े हुए डेटा को पढ़ना अधिक आसान होता है। जो टेबल के रूप में डेटा लिखा होता है उसको पढ़ना आसान होता है, इसलिए सारणी रूप में लिखना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स में हम डेटा को एक फ्लॉपी डिस्क, एक कॉम्पैक्ट डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग साइकिल, दूसरा चरण है प्रोसेसिंग साइकिल। इस चरण में यूज़र इनपुट किए गए डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आउटपुट डेटा के मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इस चरण में यूज़र्स इनपुट किए गए डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आउटपुट डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं। किसी भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक रूप से होते जाते हैं। निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर दिए गए प्रोग्राम यानी निर्देशों के समूह के अनुसार ही काम करता है। ये प्रोग्राम पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहते हैं। और तीसरा आउटपुट साइकिल और मैनेजिंग आउटपुट, यानी आउटपुट साइकिल या फिर आउटपुट साइकिल को मैनेज करना। तो एक बार जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसे रिजल्ट्स के रूप में बाहर लाया जाता है, जो कि यूज़र जैसा परिणाम चाहता है उसका सबसे उपयुक्त परिणाम होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।